Welcome students, welcome back to the video series of Vivekanand Public School. We are here in this video with the lesson of grammar. Before this, in previous videos, we have been covering chapters from your books. At the starting, we have also covered some of the topics of grammar, and today, following the same, we are going to discuss and learn about one of the grammar's chapter or topic, determiners. You must have heard about this. Determiners क्या हैं? Determiners qualify the nouns that follow. आप जानते हैं जो भी चीज़ें हम आसपास देखते हैं, हम और आप, सब कुछ नाउन यानी संज्ञा होती हैं, उन्हें क्वालिफाई करने वाले वर्ड्स वो डिटरमाइनर्स कहलाते हैं. आप जानते होंगे डिटरमाइनर्स को हम रफली 4 भागों में डिवाइड करते हैं. वन ऑफ दैम इज आर्टिकल्स, सेकेंड इज डिमॉन्स्ट्रेटिव्स, देन पॉजेसिव्स एंड देन सम अदर्स. सम अदर्स में काफ़ी सारे टाइप्स ऑफ डिटरमाइनर्स आ जाते हैं. अगर हम आर्टिकल्स की बात करें, इनके बारे में हम डिटेल से हमें शायद पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ्रॉम द स्टार्टिंग हम आर्टिकल्स को समझते आ रहे हैं और एग्ज़ाम्स में उन्हें इजीली हम जब वो क्वेश्चन के तौर पर आते हैं तो हम उन्हें सॉल्व भी कर पाते हैं. फिर भी एक ओवरव्यू लेते हैं और आर्टिकल्स के बारे में छोटी सी एक चर्चा करते हैं. आर्टिकल्स क्या हैं? ए एंड द, ये 3 आर्टिकल्स होते हैं. और ए उन नाउन्स के पहले, उन वर्ड्स के पहले लगाया जाता है जिनकी स्टार्टिंग कॉन्सोनेंट से होती है, यानी हिंदी में हम कहें तो व्यंजनों से होती है. एन हम तब लगाते हैं जब वर्ड्स की स्टार्टिंग किसी वॉवल यानी स्वर से होती है. और द उन चीज़ों के साथ लगाया जाता है जो अपने तरह की एक हो या ख़ास हो, जिसको हम यूनिक कह सकते हैं. ये एक रफ डेफिनेशन है. बाकी अगर इफ़ वी गो डीपर इनटू इट वी विल फाइंड देयर आर मैनी वेरिएशंस विच आर नीड टू बी अंडरस्टूड. कैसे? हम ध्यान दें कि हमें लेटर से कंसर्नमेंट कम और साउंड से कंसर्नमेंट ज़्यादा होता है. जैसे कुछ शब्द ऐसे भी आपको मिलेंगे जिनकी स्टार्टिंग व्यंजन से यानी कॉन्सोनेंट से हो रही होगी, पर उनका साउंड जो प्रोड्यूस होता है वो एक वॉवल होगा. ऐसी स्थिति में हमें साउंड से मतलब रखना है और उसके आगे ए नहीं लगाना है, एन लगाना है. एंड वाइस वर्सा, यानी ऐसे वर्ड्स भी हो सकते हैं जो वॉवल से स्टार्ट हो पर उनका साउंड कॉन्सोनेंट का आए, तो हमें वॉवल को नहीं देखना है, उसके साउंड को देखना है और ए का यूज़ करना है. द का यूज़ सबसे पहले तो हम उसके साउंड पर बात करें, उसके प्रोनाउंसिएशन पर बात करें तो द और दी दोनों ही इसको पढ़ा जाता है. इट रीड्स द एंड दी बोथ. द तब बोला जाता है जब इसके आगे वाला वर्ड या नाउन कोई कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो. लेकिन अगर इसके आगे यानी द के आगे प्लेस होने वाला वर्ड यदि वॉवल से स्टार्ट है तो हम दी बोलते हैं. जैसे आपने देखा होगा जब मूवीज़ जो हम फिल्में देखते हैं, जब वो एंड होती है और उनमें दी एंड लिखाता है तो हम उसे द एंड नहीं दी एंड पढ़ेंगे, क्योंकि वो ई से स्टार्ट है, वो एक वॉवल है. इसी तरह एप्पल की बात करें तो ए जो है एक वॉवल है, ए ई आई ओ यू, ये सारे वॉवल्स हैं. तो ए से स्टार्ट होने पर हम उसे दी एप्पल कहेंगे. पर अगर हम टेबल कहते हैं जो कि टी से स्टार्ट है, जो कि एक व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट है, तो हम उसे द टेबल कहेंगे. तो द सिर्फ यूनिक चीज़ों के साथ लगता है, ऐसा इसका पर्टिकुलर वो नहीं है कि हम कहें द ताजमहल, द रामायण, द गीता, इस तरह से तो है ही. लेकिन इसका एक और तरीका है समझने का कि जब हम किसी पैराग्राफ या किसी मैटर की बात कर रहे हैं और किसी बात को फर्स्ट टाइम मेंशन किया जाए तो हम उसमें ए एन लगाते हैं, पर जब उसी के बारे में हम जान चुके होते हैं तो जब दूसरी बार उसी बात को हम करें या उस वर्ड को, उस चीज़ को मेंशन किया जाए, तब उसमें द लगाया जाता है. मान लीजिए कोई काऊ, कोई गाय किसी एक मैदान में घास खा रही है, जिसको आपको दूर से जो आप देख रहे हैं उसे वॉच कर रहे हैं, तो आप कहेंगे अ काऊ इज़ ग्रेजिंग इन द फील्ड. इस तरह से मतलब आप ए लगाएंगे, क्योंकि आप नहीं जानते वो काऊ कौन है, कहाँ से आई है, किससे बिलोंग करती है, कौन उसका मालिक है, आप कुछ भी नहीं जानते. पर जब आप उसी काऊ के बारे में आगे बात करेंगे या लिखेंगे तब आप उसमें द लगाएंगे, क्योंकि
अब आप जानते हैं कि आप किस काऊ की बात कर रहे हैं, और जिसको आप सुना रहे हैं, जो लिसनर्स हैं, उनको भी पता है कि आप उस काऊ की बात कर रहे हैं जो वहाँ पर घास खा रही है, द वन हु इज़ ग्रेजिंग। तो इससे पता चलता है कि जब हम सेकेंड टाइम थर्ड टाइम किसी परिचित चीज़ के बारे में बात करें, जब वो परिचित हो चुकी हो, तब वो दा से डिनोट की जाती है, क्वालिफाई की जाती है। तो ये एन दा की बात हुई। इसके बाद हम बात करें डेमोन्स्ट्रेटिव्स की। ये भी आपको पता है, ये डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि कोई पर्टिकुलर चीज़, कौन सी चीज़ की बात हो रही है। ये दिस दैट दीज दोज होते हैं, यह वह, ये सब और वे सब। जैसे दिस इज़ अ टेबल, दैट इज़ अ चेयर, इस तरह से, या दीज आर द बॉयज़ एंड दोज आर द गर्ल्स, इस तरह से आप बात कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान है फिल करने में, ऑन द बेसिस ऑफ सेंटेंस एंड आगे के जो नाउन वगैरह हैं उसके अकॉर्डिंग आप इनका यूज़ कर सकते हैं। फिर आते हैं पजेसिव्स। पजेसिव्स अधिकार सूचक शब्द होते हैं जो किसी वस्तु पर हमारा अधिकार बताते हैं या किसी व्यक्ति पर, जैसे या इन शॉर्ट कहें नाउन पर, माय, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, यू का यू ही होता है, इस तरह से यू का योर, इस तरह से आप काफ़ी सारे पजेसिव्स जानते होंगे। आप देखें कि पजेसिव्स को हम किस तरह से ठीक तरह से समझें या पहचानें। हम इसको अपनी मदर टंग से कंपेयर करें, यानी हम अपनी सोर्स लैंग्वेज जो कि हिंदी है उससे देखें और टारगेट लैंग्वेज में हम उसे समझें तो कैसे होगा। हम जब कोई सेंटेंस बनाते हैं तो हम कहते हैं मैं अपने घर जा रहा हूँ, वो अपने घर जा रहा है, वह अपने घर जा रही है, वे अपने घर जा रहे हैं। यानी हमारा सब्जेक्ट हिंदी में भले ही चेंज हो जाए पर अपने शब्द अपने ही रहता है, पर इन इंग्लिश वो चेंज हो जाता है। जैसे आई एम गोइंग टू माई हाउस, ही इज़ गोइंग टू हिज हाउस, शी इज़ गोइंग टू हर हाउस, दे आर गोइंग टू देयर हाउस। तो देखिए आप, जहाँ हिंदी में हमने अपने ही अपने ये वर्ड यूज़ किया, वहाँ इंग्लिश में माय, हिज, हर, देयर, इस तरह से वर्ड्स यूज़ होंगे। तो ये किसी पर अधिकार बताने वाले शब्द हैं। जैसे दिस इज़ माय पेन, तो दिस हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव और माय हो गया पजेसिव। इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब हम बात करें उन डिटरमाइनर्स की जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनमें कभी कभी कन्फ्यूजन होता है। वैसे तो अगर हम गिवन सेंटेंस जिसको सॉल्व करना है, जिसके अंदर डिटरमाइनर को फिल करना है, अगर हम उसका अर्थ समझ सकते हैं तो काफ़ी हद तक, शायद 90% हम उसे सही फिल कर सकते हैं। पर अगर फिर भी अगर हम इनको थोड़ा सा इनका अर्थ या वे समझ लें तो और 10% का जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम इस पर डिस्कस करते हैं। कुछ हमने यहाँ पर लिए हैं, कुछ हम अगले वीडियोज़ में इनको कवर करेंगे क्योंकि ये काफ़ी सारे हैं। फिलहाल हम बात करें सम, एनी, मच, मैनी, ईच, एवरी, इनके बारे में। आई होप यू कैन सी इट क्लियरली। सम इज यूज्ड इन अफर्मेटिव, जैसे आई हैव बॉट सम बुक्स, मैंने कुछ किताबें खरीदी। हिंदी में जहाँ भी हम कुछ शब्द का यूज़ करते हैं वहाँ हम सम का यूज़ करते हैं। पर ध्यान रखें ये अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव यानी सकारात्मक वाक्य में इसका प्रयोग होता है। इसी तरह एनी इन नेगेटिव, एनी का यूज़ भी कुछ शब्द के लिए किया जाता है पर नकारात्मक अर्थों में या नकारात्मक वाक्यों में। जैसे आई डिड नॉट गिव हिम एनी मनी, आप देख सकते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आई डिड नॉट गिव हिम एनी मनी, मैंने उसे कोई भी पैसा, कुछ भी पैसा नहीं दिया। तो अगर हम एक रफली बात करें तो पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में हम सम का यूज़ करते हैं और उसी शब्द कुछ या कोई के लिए हम एनी का यूज़ करते हैं इन द नेगेटिव सेंटेंस। लेकिन ये एक रफ डेफिनेशन है या अंडरस्टैंडिंग है, हम इसे अगर और ध्यान से देखें तो हम काफ़ी चीज़ें पाएंगे। जैसे बोथ कैन बी यूज्ड इन इंटरोगेटिव, दोनों को ही प्रश्नवाचक वाक्य में यूज़ किया जा सकता है। जैसे हैव यू एनी मनी, जिसको हम जनरली बोलते हैं, मतलब रिटन वर्ड्स में जो सही हम लिखें सेंटेंस तो वो होगा डू यू हैव एनी मनी। इनफॉर्मल इंग्लिश होती है, बोलने में हम बोल सकते हैं हैव यू एनी मनी। हम ये भी बोल सकते हैं हैव यू सम मनी। डिपेंड करता है कि पूछने वाला किस तरह का आंसर एक्सपेक्ट कर रहा है। अगर वो पॉजिटिव आंसर एक्सपेक्ट कर रहा है तो शायद वो सम और नेगेटिव में एनी का यूज़ कर सकता है, बट बेसिकली ये दोनों ही यूज़ किए जाते हैं। तो हम बोल सकते हैं हैव यू एनी मनी या हैव यू सम मनी। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसके बाद हम दूसरा देखें मच और मैनी को। मच और मैनी दोनों ही मात्रा बताने के लिए यूज़ होते हैं पर इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। मच जो है वो क्वांटिटी बताता है, मात्रा बताता है, जिसको काउंट नहीं किया जा सकता, गिना नहीं जा सकता। जैसे
और मैनी जो है वो डिनोट करता है नंबर को। हम मच की बात करें, मच के आप काफ़ी सेंटेंसेस देख सकते हैं, जैसे द टेलर हैज़ मच वर्क इन हैंड, टेलर के पास बहुत सारा काम है करने के लिए। अब काम को हम गिनकर नहीं बता रहे हैं, मच का यूज़ कर रहे हैं। या टेक, यू कैन टेक एज मच एज यू वांट, तुम उतना ले सकते हो जितना तुम्हें चाहिए। तो यहाँ मच जो है गिनती नहीं बता रहा है, मात्रा बता रहा है। इसी तरह अगर हम मैनी की बात करें, मैनी डिनोट्स नंबर। मैनी में हम काफ़ी सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे मैनी मैन हैव डाइड एट सी, बहुत सारे लोग जिनको गिना जा सकता है वो समुद्र में उनकी, समुद्र के वजह से या समुद्र में उनकी मृत्यु हो गई। मैनी हैव डाइड एट सी। या हम कह सकते हैं मैनी अ फ्लावर इज बॉर्न टू ब्लश अनसीन। इस तरह से मैनी हम काउंटेबल नाउन्स के साथ, जिन्हें गिना जा सके, उनके साथ हम यूज़ कर सकते हैं। हालांकि जब हम किसी के बहुत सारे पैसे को डिनोट करते हैं कि उसके पास बहुत मात्रा में धन है, वो बहुत रिच है, तब हम पैसे को गिन तो सकते हैं, पर यहाँ हम पर्टिकुलर नोट्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम उसके पास उसके वेल्थ की बात कर रहे हैं, तो हम वहाँ पर मच लगाते हैं। इसका ध्यान रखें। जैसे ही हैज़ मच वेल्थ, इस तरह से हम सेंटेंस बोलते हैं। तो मैनी जो है नंबर डिनोट करता है और मच क्वांटिटी को डिनोट करता है, यानी मात्रा को बताता है। इसके बाद हम देखें ईच और एवरी। ईच इज यूज्ड फॉर टू और मोर पर्सन्स और थिंग्स। एवरी इज यूज्ड फॉर मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स। जैसे द टू गर्ल्स हैड ईच अ टॉय, अगर हम सेंटेंस कहें एग्जाम्पल के तौर पर, द टू गर्ल्स हैड ईच अ टॉय, दो लड़कियां हैं, दो गर्ल्स हैं जिनके पास खुद के पास अपना अपना एक टॉय है, तो हम कहेंगे ईच। अगर इसी की जगह हम एवरी यूज करें तो हम कहें एवरी वन ऑफ द 11 प्लेयर्स ट्राइज टू विन द मैच। एवरी वन ऑफ द 11 प्लेयर्स ट्राइज टू विन द मैच, यानी जितने 11 प्लेयर्स हैं उनमें से हर एक ने मैच को जीतने का ट्राई करते हैं, हर एक। तो यहाँ पर बात तो प्रत्येक की हो रही है, पर जितने लोगों को कलेक्टिवली, सामूहिक तौर पर बताया जा रहा है वो 2 से अधिक हैं। तो ये एक रफ अंडरस्टैंडिंग है, खासकर एग्जाम और टेस्ट को सॉल्व करने के लिए, कि जब हम 2 और मोर पर्सन्स की बात करें तो हम ईच लगा सकते हैं, लेकिन एवरी इज यूज फॉर मोर देन 2 और थिंग्स जब बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हो। जैसे इंडिया एक्सपेक्ट्स एवरी मैन टू डू हिज ड्यूटी। अब इंडिया एक्सपेक्ट्स एवरी मैन का मतलब इंडिया अपने सारे निवासियों से, रेसिडेंट से एक्सपेक्ट करता है कि वो अपनी ड्यूटी करें। तो अब यहाँ पर 1 या 2 लोगों की या 3 लोगों की बात नहीं हो रही है, काफ़ी मात्रा में बात हो रही है। तो जब मात्रा काफ़ी हो तो हम एवरी का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह ये डिटरमाइनर्स हैं जिनको हमने आर्टिकल, डेमोन्स्ट्रेटिव, पॉजेसिव्स और सम अदर डिटरमिनर्स में बांटा है। ये 3 तो आप बहुत आसानी से समझ गए होंगे, लेकिन ये सम अदर जो डिटरमाइनर्स हैं उनमें से हमने अभी 5-6 को समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके आगे के डिटरमाइनर्स पे बात करेंगे और उनके और एग्जाम्पल्स को समझेंगे। तब तक आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।